नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर 6 है चिट्ठी का सफ़र, वो हम अभी रीड करेंगे। तो इसमें देखिए, पहले अब तो चिट्ठी कोई नहीं लिखता है, लेकिन पहले चिट्ठी का ही ज़माना था। पत्र चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब अपनी बातों को पहुँचाया जाता था तो चिट्ठी के माध्यम से ही पहुँचाया जाता था। ठीक है, तो आजकल तो फ़ोन चल गए हैं तो चिट्ठी की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ तो पत्र लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने ही सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। यदि अब प्रश्न उठते हैं, यह उठते कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने पर चिट्ठी पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। यानी ये सारे क्वेश्चन जहन में उठते हैं। तो इन सब का आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि चिट्ठी के ऊपर जब हम चिट्ठी या पत्र एक पहुंचाते हैं तो उस पर ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। यानी कुछ एक है ऐसे हैं जो डाक टिकट को इकट्ठा रखते हैं, कुछ बच्चे रखते हैं डाक टिकट को इकट्ठा करते हैं। तो उनको अगर कुछ शौक़ है इस चीज़ के, इस टाइप्स के, तो उनके पास इनके आंसर की ज़रूर मिलेगी। सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखो। ये लिफाफा दिया गया है, देखिए इस टाइप का लिफाफा होता है जिसमें चिट्ठी डालते हैं और इस पर ये डाक टिकट लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह का लिफाफा हो जिसके अंदर हम पता, जो भी चिट्ठी हमें लिखनी होती है, जो विचार हमें अपने लिखने होते हैं, जिस तक हम जो विचार भेजते हैं, वो इसके अंदर पैक किया जाता है। आगे देखिए, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, यानी महात्मा गांधी जहाँ पर हो वहाँ पर ये पत्र पहुँच जाए। देखो, ये इस तरह का पत्र है कि इस जो मैंने अभी आपको पत्र लिफाफा दिखाया था उसके ऊपर लिखा हुआ था महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। नहीं तो पते पर क्या, लिफाफे पर क्या लिखा जाता है, जिसके पास पत्र भेजा जाता है उसका पता लिखा जाता है, यानी एड्रेस लिखा जाता है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी की ओर बढ़े हैं, यानी सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट किया जाता है और सबसे बड़ी इकाई की ओर बढ़ा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर घर का, कस्बे शहर के हिस्से से है उसका नाम, फिर गांव का, शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह एक पिन कोड दिया जाता है, यानी पत्ते जो लिफाफा होता है उसके ऊपर पिन कोड भी लिखा जाता है। ठीक है, यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत ही क्या है। क्वेश्चन पुट किया गया है कि पिन कोड की ज़रूरत ही क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से वहाँ का जो स्थान है वो पता लग जाता है। गंतव्य स्थान का पता लगने में डाक टिकट छांटने में कर्मचारियों को ज़्यादा मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग में पोस्टल नंबर योजना के नाम से जाहिर की गई थी। यानी पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1900। पिन कोड के क्वेश्चन बन गया हमारा एक, जो पिन कोड की शुरुआत है वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को हुई थी। डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से इसकी शुरुआत की थी। जाहिर है गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड। देखिए, पिन कोड के ऊपर इस तरह से एक पोर्टल होता है पिन। ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको मैं ऊपर बता देती हूँ। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी PIN, इसकी फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, PIN ये इसका छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा होता है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर का है। क्यों? अगले 2 अंकों का, यानी 10, पहले अंक का मतलब है, अभी बता दिया मैंने, अगले 2 अंक यानी 10 का अर्थ होता है, तय करते कि यह है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उप क्षेत्र, पहले क्षेत्र का फिर उप क्षेत्र का। अगले 3 अंकों का अर्थ होता है कि दिल्ली उप क्षेत्र का है। ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है।
देखिए जो एक एक नंबर है इसका अलग अलग अर्थ होता है। 6 नंबर का होता है ये, यानी 6 डिजिट होती है पिन कोड में, चाहे कहीं का भी वो पिन कोड हो, 6 डिजिट का होता है। तो बता दिया है। देखिए 6 अंकों का होता है हर जगह का। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली का पिन कोड अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र है। ऐसे डाकघर का कोड है जैसे डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर या इलाके का पिन कोड भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है, डाकघर से, टेलीफोन से, डायरेक्टरी से, इस तरह से लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। यानी हर तरह से आप सब भी अपने अपने पिन कोड का पता करो, ठीक है। प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड अगर तुम्हें कहाँ से मिल सकते हैं, यानी आप डाकघर से, ठीक है, डाकघर में हर जगह के पिन कोड मिलेंगे। अपने घर से कहीं से भी मतलब इकट्ठी आपको जानकारी करनी है, पिन कोड का पता करना है। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई है। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यह भी लिखो, ठीक है। यानी टिकट को इकट्ठा करना, संग्रह कर सकता है, इकट्ठा करना को काफ़ी लोकप्रिय है, यानी बहुतों को ये अच्छा लगता है। तो ये काम आप भी कर सकते हो। इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ रहे थे और वैसे स्टार्ट करें कि पिन कोड की शुरुआत किसी भी पत्र पर पिन कोड के बीच में, तो मैं आपको ये बताने लग गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बताने लग गई थी। तो यहाँ से अब हम पढ़ रहे थे किसी भी पत्र पर पिन कोड, यहाँ से स्टार्ट है, का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यानी उस पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो पत्र गांधी जी को लिखा गया था उस पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं पर निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। यानी फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं का में मतलब निरंतर लगातार बदलाव ही हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, यानी उनका विकास हो रहा है धीरे धीरे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बजाय की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो। ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। यानी जब पहले लोगों को भी संदेश के द्वारा भेजा जाता था, कबूतर जो डाक का काम करते थे, कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। यानी अब डाकिया भी डाक भेजते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बहुत सीमित थे, पहले संचार के साधन बहुत ही कम थे, तो क्या किया जाता था, कबूतर जो होते हैं, कबूतर पक्षी, उसके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्र पहुंचाने का काम करते रहे। राजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, ठीक है। यानी राजा जो होते थे उनके पास घुड़सवारी पर कोई भी एक आदमी जाता उनका संदेश लेकर और दूसरे तक वो पहुंचाता था। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाक को लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारों द्वारा डाक पहुंचाई जाती है। यानी लेह लद्दाख जैसे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डाक पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है, वहाँ पर डाक पहुंचाई जाती है। किसके माध्यम से? हरकारों के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए, आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आजकल तो इनकी समस्या नहीं आती। ये पहले की बात हो रही है, जब डाक चिट्ठी का ज़माना था तब की बात हो रही है। आजकल तो क्या हो गया है, तेज साधन चलने वाले हो गए हैं, उनके माध्यम से डाक पहुंचाई जाती है। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी अब क्या किया जाता है, हवाई जहाज़ के माध्यम से, पानी जहाज़ के माध्यम से, ठीक है, डाक सेवा और बहुत जल्दी पहुंचाई
जाती है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलनुमा दिलचस्प करने वाला है। यानी कबूतरों से लेकर और हवाई जहाज़ तक का सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियाँ होती हैं। आश्चर्य होता है, यानी अब वो जो सोचते हैं, आजकल जो सुनते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि कबूतर भी चिट्ठियाँ पहुँचाता था। कबूतर की कई प्रजातियाँ होती है और कई सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते। गिरहबाज या हुमर एक वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। यानी गिरहबाज एक ऐसी जनजाति है, हुमर एक ऐसी प्रजाति है जो कबूतरों की जिसको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उसको संदेश भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वह कैसे सैकड़ों मील सही जगह पर तय कर पाते हैं। यानी सोचो, आप भी कुछ सोचो, पता करो कि वो जो होते हैं कबूतर, वो किस तरह से अपनी जगह जहाँ पर संदेश भेजा जाता है उसको ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ खास बातें हैं कबूतर के बारे में। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों को संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। यानी अगर कोई अनहोनी हो तो दूसरा कबूतर उसका संदेश पहुंचा दे। एक साथ 2 कबूतर भेजे जाते हैं। साथ यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुँचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में ही गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो, वे किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा इनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल, ये बुक का एड्रेस है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और सुनना, सभी के काम की चीज़ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।